नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी धर्म सुधार आंदोलन पढ़ लिए थे, आज उसी श्रृंखला को आगे करते हैं। और आज धर्म सुधार आंदोलन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे बाहर गारंटी है, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो या वीडियो और एग्ज़ाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, धर्म सुधार आंदोलन की श्रृंखला में आज अंतिम वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग रामकृष्ण मिशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? स्वामी विवेकानंद ने की। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की। 1897 में इसकी स्थापना की। कहाँ पर की? तो कलकत्ता में, कलकत्ता के पास बारानगर में, ठीक है। इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय बनाया था इन्होंने, वो बेलूर में बनाया था, कलकत्ता में ही है, ठीक है। बेलूर बनाया था। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में पहले थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये कलकत्ता के एक मंदिर में पुजारी थे। इसी वजह से इनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए कि गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे, तो भैरवी और तोतापुरी, इनके इन पर काफी प्रभाव था इन संतों का। तो एक तरीके से भैरवी और तोतापुरी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु थे, ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस ने कुछ बातें कही थी कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया था इन्होंने, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ है, वो जन्म कहाँ पे हुआ है? तो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने भारतीय दर्शन के साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का विरोध नहीं किया, इन्होंने पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। 1880 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मिले और इनके शिष्य बन गए। 1891 में स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल गए। जब यात्रा पर निकल गए तो राजस्थान जब पहुंचे, क्योंकि जब भारत की यात्रा कर रहे थे तो राजस्थान पहुंचेंगे, तो जब राजस्थान पहुंचे तो खेतड़ी रियासत, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना भी है, खेतड़ी खान भी है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो वही खेतड़ी रियासत के एक महाराजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह से जब मिले तो अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा, किसने रखा? तो राजस्थान खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम विवेकानंद रखा था। और इन्हीं महाराजा अजीत सिंह के खर्चे पर 1893 में ये अमेरिका गए थे और अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के प्रतिनिधि रूप में गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1893 में अमेरिका शिकागो गए और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। किसके खर्चे पर गए थे? तो महाराजा अजीत सिंह के खर्चे पर ये गए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया, क्योंकि ये पहले तो इन्होंने भारत भ्रमण की और फिर विश्व में भी भ्रमण करने के लिए निकल गए। स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे।
इस दौरान उन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति सागर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति सागर की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका भी गए, इंग्लैंड भी गए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी भी गए थे। कुछ कुछ समय तक हर जगह रुके। 1897 में स्वदेश वापस आ गए और जैसे ही 1897 में भारत वापस आए तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। 1897 में हेडक्वार्टर बेलूर बनाया और दूसरा हेडक्वार्टर अल्मोड़ा, मायावती, ये भी कलकत्ता के पास है, वो बनाया था। ठीक है, 1899 में ये पुनः अमेरिका गए। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जब 1897 में भारत आए तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, लेकिन 1899 में ये पुनः अमेरिका गए। अब पुनः अमेरिका जाने पर 1900 में, सन 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अभी तक क्या होता है कि हम लोग एक ही धर्म सम्मेलन पढ़ते रहते हैं, 1893 शिकागो, लेकिन पूछ लिया था एक क्वेश्चन में, शायद बीपीएससी का प्रश्न था, उसमें पूछा था कि द्वितीय धर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, 1900 में हुआ था। वहाँ पर इन्होंने भाग लिया, स्वामी विवेकानंद ने, और इसका शीर्षक क्या था, कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। याद रखिएगा कि पेरिस में जो द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था उसका शीर्षक क्या था, कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। 1902 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे, जो बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन करते थे। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक है, विवेकानंद की एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ, और इनके शिष्या हैं आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबल। ठीक है, याद रखिएगा। और नव हिंदू जागरण का जनक भी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इतना ही स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक, आगे देखते हैं। थियोसोफियल सोसाइटी। थियोसोफियल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावात्स्की ने न्यूयॉर्क में की। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैडम ब्लावात्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसोफियल सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन मैडम ब्लावात्स्की स्वयं जो है रूसी महिला थी। ठीक है, बाद में इसमें अमेरिकी सेना के कर्नल अल्कॉट भी शामिल हो गए। किसमें? इसी सोसाइटी में शामिल हो गए थे। थियोसोफियल सोसाइटी का 1879 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बनाया गया, न्यूयॉर्क से मुंबई कर दिया गया। 1879 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था तो न्यूयॉर्क से मुंबई कर दिया गया। इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में 3 साल बाद मद्रास के अडयार में स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, भारत में थियोसोफियल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर बना था, तो मद्रास के अडयार में बना था। ठीक है, थियोसोफियल का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत पर विश्वास था और वे साक्ष्य तथा उपनिषदों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 1888 में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और एनी बेसेंट ने 1893 में क्या किया, एनी बेसेंट ने 1893 में धर्म सम्मेलन में भी गई थी। ध्यान दीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जो धर्म सम्मेलन में गए थे शिकागो, उसमें एनी बेसेंट भी साथ में गई थी। 1907 में कर्नल अल्कॉट की मृत्यु हो गई और जैसी कर्नल अल्कॉट की मृत्यु हुई तो अध्यक्ष कौन बन गई, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में या वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इसको बीएचयू कहा गया, काफी फेमस है, इसके रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो थियोसोफियल सोसाइटी के बारे में इतना ही पढ़ना है। तो आगे देखते हैं अगला आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे हेनरी विलियम डेरोजियो, नाम जरूर इंपॉर्टेंट है यहाँ का, कि हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया था यंग बंगाल आंदोलन। कब? 1828 में। किस उद्देश्य थे? उद्देश्य क्या था इस आंदोलन शुरू करने का? तो पहला उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा उद्देश्य था जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा,
और तीसरा था सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करवाना। ठीक है। डेरोजियो ने आत्म विस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, बंग हित सभा की भी स्थापना की और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। डिबेटिंग क्लब आर ओ आर ओ में पूछा गया प्रश्न है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। ईस्ट इंडिया नामक पत्र का संपादन डेरोजियो ने किया था। इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल के बाहर भी पड़ा। 1834 में महाराष्ट्र में एल्फिंस्टन कॉलेज बना। डेरोजियो के शिष्य, ठीक है, डेरोजियो के शिष्य कौन कौन थे, तो कृष्ण मोहन बनर्जी, राजगोपाल मिश्रा, महेंद्र चंद्र घोष। ठीक। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो हेनरी विलियम डेरोजियो को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकहितवादी, काफी इंपॉर्टेंट है लोकहितवादी। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख ने कथन कहा है कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। ठीक है। और गोपाल हरि देशमुख का प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया 1848 में, और गीता तत्व और सुभाषित नामक पत्रिका का भी संपादन किया था 1878 में। यहाँ पर कुछ पत्र जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रभाकर गीता तत्व, प्रभाकर गीता तत्व और सुभाषित। इसको आप, ये पत्र जो है, ये जो पत्रिकाएं हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिलान में भी आ सकती हैं और क्रम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग तथा उनके सहयोगियों, कौन कौन? ददोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री ने स्थापना की। याद रखिएगा, 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। उनके सहयोगी कौन कौन थे, तो ददोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री। ठीक। ये परमहंस मंडली के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है चाहे जो भी एग्जाम हो। देखिएगा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, बी डी सावरकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी डी सावरकर ने 1907 में भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। देखिए, यहाँ पे मैंने अखिल भारतीय नहीं कहा है, मैंने कहा है भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना महाराष्ट्र में बी डी सावरकर ने 1907 में की थी। प्रारंभ में इसका नाम हिंदू सभा था। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का विरोध करना। ठीक। लेकिन हुआ क्या आगे? हुआ ये कि पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसे महामना भी कहा गया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश के हिंदू महासभा नेताओं, क्रांतिकारियों, राजा महाराजाओं की एक सभा हरिद्वार के बैसाखी के दिन 1915 में बुलाई। क्या हुआ कि महामना मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में एक सभा बुलाई 1915 में, और यहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हिंदू महासभा का गठन किसने किया, तो बी डी सावरकर ने किया। अगर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मनीन्द्र चंद्र नंदी। याद रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष मनीन्द्र चंद्र नंदी। दूसरे अधिवेशन, जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा का द्वितीय अधिवेशन होता है तो उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। यहां से आपके हिंदू धर्म सुधारक 90% कंप्लीट होते हैं। थोड़े से जो अधिनियम में है वो हम आगे कवर करा देंगे। अब यहाँ से मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन हम लोग लेते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन
अलीगढ़ आंदोलन, इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह के समय यह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा उनमें जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया था। यही मेन अलीगढ़ आंदोलन था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए सबसे पहले 1870 में तहजीब उल अखलाक, याद देखिए कि तहजीब उल अखलाक नामक फारसी पत्रिका निकाली थी। 1857 के विद्रोह पर सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी थी, असबाब ए बगावत ए हिंद। इंपॉर्टेंट है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये 1857 जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसके बारे में चर्चा होगी। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी का बाद में स्थायी हेडक्वार्टर अलीगढ़ बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? अलीगढ़ बनाया गया था। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। 1877 में इसे मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम दिया गया और इस कॉलेज का शिलान्यास उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय थे, लॉर्ड लिटन ने किया। और भूमि दान किसने की थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए? तो विलियम मेयर ने की थी। और प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो थियोडर बैक थे। कौन थे? थियोडर बैक। 1920 में इसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहा गया। अभी तक एंग्लो ओरिएंटल मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, लेकिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया इसका नाम। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, सर्वप्रथम पीरी मुरादी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और सर सैयद अहमद खान ने ही कुरान पर टीका लिखना प्रारंभ करवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोधी था। बिल्कुल ठीक, अलीगढ़ आंदोलन जो था वो कांग्रेस का विरोधी था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, ध्यान दीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। अभी हाल ही में आरओ के एग्जाम में पूछा गया कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के गठन में सर सैयद अहमद खान का सहयोग किसने किया था? तो राजा शिव प्रसाद ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। सर सैयद अहमद खान के मृत्यु के बाद अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व नवाब मोहसिनुल मुल्क ने किया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज्य का भक्त बनाना। ठीक, आगे देखते हैं। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन क्या था? 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाब अहमद ने गुरदासपुर पंजाब से प्रारंभ किया था अहमदिया आंदोलन। और इन्होंने स्वयं को ईश्वर का पैगंबर कहा है। याद रखिएगा, ईश्वर का पैगंबर स्वयं को किसने कहा है? तो मिर्जा गुलाब अहमद ने कहा है। और ईश्वर का अभिशाप स्वयं को किसने कहा है? तो चंगेज खान ने किया है, चंगेज खान ने कहा है। और चंगेज खान का वास्तविक नाम तमुजिन था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देवबंद आंदोलन। ये छोटे छोटे आंदोलन हैं जो काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, या तो इनकी डेट पूछ ली जाएगी। अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इन आंदोलन को कालक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देवबंद आंदोलन आंदोलन यह एक पुनर्जागरण आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? कुरान की शिक्षा का प्रसार करना तथा विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना। ठीक है, प्रारंभ उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद मोहम्मद गगोही ने किया था। इंपॉर्टेंट है कि उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गगोही ने किया था।
पूरा नाम ना याद रहे तो लास्ट का याद कर लीजिएगा। कब किया था? तो 1866 के सहारनपुर देवबंद में इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देवबंद के उलेमा जो थे 1888 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाई गई। ध्यान दीजिएगा कि सर सैयद अहमद खां ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और मोहम्मद मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी कहा गया। इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया था किसने? देवबंद के उलेमाओं ने। कब? 1888 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रहनुमाए माजदायासन सभा। रहनुमाए माजदायासन सभा ये एक पारसी आंदोलन था और पारसी से याद आना चाहिए दादा भाई नौरोजी। तो इसकी स्थापना 1851 में किसकी? रहनुमाए माजदायासन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। इस सभा ने गुजराती में साप्ताहिक पत्रिका एक प्रकाशन किया था जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। राष्ट्र गोफ्तार। ठीक है, कौन कौन थे रहनुमाए माजदायासन सभा में? दादा भाई नौरोजी, फरदोनजी, जे.बी. वाचा और एच.एस. बंगाली, ये सब सहयोगी थे। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक कुछ हुए हैं, इंपॉर्टेंट कुछ प्रथाएं हैं, उनको देख लेते हैं। सती प्रथा। सती प्रथा सर्वप्रथम इसका उल्लेख 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख है। जब आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे डिटेल में तो इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। तो अभी याद रखिएगा सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में है। 510 ईस्वी में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली था, उसने गोवा में भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन अंतिम रूप से राजा राममोहन राय ने विलियम बेटिंग के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, अंतिम रूप से समाप्त किया था। ठीक है, दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में देख लेते हैं। कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। याद रखिए, कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मेगस्थनीज है, जिसकी पुस्तिका है इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक है ना इंडिका, इंडिका में दासों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं आईएएस पीसीएस लेवल के। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत, तो उसने क्या किया था कि दीवान ए बगदान दासों का विभाग खोला था, दास विभाग खोला था दीवान ए बगदान। इंपॉर्टेंट दास से जो भी है वो मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अंतिम रूप से लॉर्ड एलनबरो के काल में 1833 अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। याद रखिएगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में हुआ। दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1833 एक्ट के तहत हुआ। किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य व संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। देखिए 1856 में कन्फ्यूजन होती है कि लॉर्ड कैनिंग है कि लॉर्ड डलहौजी है, तो याद रखिएगा कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं। 1856 के हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक, उस समय वायसराय नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था कि अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करना था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्म मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट एक ही है, नाम बस दूसरा है, एक ही है। ये 1872 में पारित होता है नॉर्थ ब्रुक के काल में। ठीक है, बाल विवाह की समस्या को रोकने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। 1860 में लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष तक तय कर दी गई थी। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 नियम बनाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों नियमों को अच्छी तरह पढ़िएगा। पहला नियम है
नेटिव मैरिज एक्ट जैसे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 1872 में, इस एक्ट को लागू करने में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से लागू हुआ, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लागू हुआ। इसमें न्यूनतम आयु अगर बात करें तो लड़के की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष रखी गई थी। एक पारित हुआ था दूसरा 1891 में सम्मति आयु एक्ट, बी एल मालाबारी के प्रयासों से, ठीक है, बी एल मालाबारी के प्रयासों से ये लागू हुआ था। इसमें इसमें मेल की आयु निर्धारित नहीं थी, लेकिन फीमेल की 21 वर्ष कर दी गई थी। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तीसरा जो था 1929 में शारदा एक्ट लागू हुआ था। किसके काल में, तो लॉर्ड इरिवन के समय में। इसमें जो मेल की एज है वो 18 वर्ष और फीमेल की 14 वर्ष की गई थी। हरविलास शारदा के प्रयासों से यह एक्ट पारित हुआ था। शारदा से हरविलास शारदा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, जितने भी कानून बने हैं किस वर्ष बने हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में बने हैं, अंतिम रूप से इस वीडियो में इस पेज में मैंने कवर किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। नवजात कन्या हत्या कानून 1795 में जॉन शोर के शासनकाल में। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बैटिंग के काल में। बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में लॉर्ड बेलेजली के काल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के काल में। सम्मति आयु एक्ट 1891 में लैंस डाउन के काल में। शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरिवन के काल में। हिंदू महिला संपत्ति कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। और इन्हीं लॉर्ड ऑकलैंड ने जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसको जीटी रोड कहा था, ठीक है, नाम दिया था। दास प्रथा निषेध 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में। तो यहाँ से आपका हिंदू धर्म सुधार या मुस्लिम धर्म सुधार पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। 19वीं व 20वीं सदी के जितने भी प्रमुख अधिनियम हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, आंख बंद करके इसी को केवल रट लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, चाहे आर या रो। वीडियो एग्जाम खासकर काफ़ी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।